हेलो एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था कारो 2020 और इसमें हमने एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो को कवर अप किया और उसके बाद द मैटर्स विच आर टू बी रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर इन देयर ऑडिट रिपोर्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ पैरा 3 ऑफ कारो 2020 वो हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने अब तक दो पैरा को कवर अप किया था। एक था पैरा 3 क्लॉज 1 जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करता था, जिसमें हम 5 चीजों की रिपोर्टिंग करते थे: एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स की, फिजिकल वेरिफिकेशन, टाइटल डीड, रिवैल्यूएशन एंड एनी प्रोसीडिंग्स अंडर द बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट। देयर आफ्टर हमने पैरा 3 क्लॉज 2 को कवर अप किया था, जिसमें इन्वेंट्रीज की फिजिकल वेरिफिकेशन एंड जो क्वार्टरली स्टेटमेंट या रिटर्न बैंक्स के पास फाइल की जाती है इन केस द वर्किंग कैपिटल लिमिट एक्सीडिंग ₹5 करोड़ अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ करंट असेट्स कंपनी ने अवेल कर रखी है, उसकी जो इंफॉर्मेशन दी गई है, क्या वो इंफॉर्मेशन इट इज इन कंफर्मिटी विद द बुक्स ऑफ अकाउंट और नॉट, उसकी हम रिपोर्टिंग करते हैं। नाउ अब आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं पैरा 3 क्लॉज 3 एंड 4, उसके लिए मैंने आपको एक वर्क दिया था करने के लिए कि आपको सेक्शन 185 एंड 186 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 पढ़कर आना था। वो उम्मीद करता हूं आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो फिर कहूंगा इस वीडियो को स्टॉप कर दो, एक बार उनको रिवाइज कर लीजिए लॉ की बुक में से, फिर इस वीडियो को देखिएगा। और यदि आपको लगता है कि नहीं पहले ये वीडियो देखनी है बाद में वो कर लेंगे, इट्स ओके, आपकी चॉइस है। मैं आपको बता रहा हूं अब पैरा 3 क्लॉज 3 एंड पैरा 3 क्लॉज 4 के बारे में। पैरा 3 क्लॉज 4 सीधी सी बात करता है एक लाइन में, एंश्योर करिए क्या सेक्शन 185 एंड 186 का कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ, और इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट, नॉन कंप्लायंस के केस में आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी है। बट रिपोर्टिंग का फॉर्मेट क्या होगा वो ऑर्डर के अंदर नहीं बताया गया। पैरा 3 क्लॉज 3 ये बात करता है इन्वेस्टमेंट्स की, गारंटीज की, सिक्योरिटी की, लोन्स की, एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन की। टू whom? To the companies, body corporate, a firm or any other person। LLP भी है, वर्ड यूज किया गया है, और एनी अदर पर्सन। अब यदि आपने सेक्शन 185 एंड 186 पढ़ रखा है, सेक्शन 185 बात करता है लोन्स टू डायरेक्टर्स की, एंड सेक्शन 186 बात करता है इन्वेस्टमेंट्स की, लोन्स की, गारंटीज की, सिक्योरिटीज की। नाउ जब हम पैरा 3 क्लॉज 3 पढ़ेंगे, यहां पर लॉ की डिस्कशन नहीं है, बट सेक्शन 186 के अंदर जो वर्ड यूज किए गए हैं, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, लोन, उन्हीं को यहां पर पैरा 3 क्लॉज 3 के अंदर यूज किया गया है। तो नाउ पैरा 3 क्लॉज 3 में दो यहां पर कोई भी स्टैट्यूटरी एस्पेक्ट को मेंशन नहीं किया गया, और जो इसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है वो भी इन जनरल चल रही है, और उसी चीज की लीगल कंप्लायंसेस की बात पैरा 3 क्लॉज नंबर 4 के अंदर कवर अप होगी। नाउ अब एक एक करके पहले तो पैरा 3 क्लॉज 3 की रीडिंग लेते हैं। पैरा 3 क्लॉज 3 क्या कहता है?
पैरा 3 क्लॉज 3 ये कहता है वेदर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज मेड इन्वेस्टमेंट्स, एक वर्ड, और प्रोवाइडेड एनी गारंटी, सेकेंड वर्ड, और सिक्योरिटी, थर्ड वर्ड, और ग्रांटेड एनी लोन और एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन्स, फोर्थ कीवर्ड। तो क्या कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट्स की हैं, गारंटी प्रोवाइड की है, सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है, लोन ग्रांट किए या कोई एडवांस दिया है इन द नेचर ऑफ लोन, वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, टू हुम, टू कंपनीज, फर्म्स, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और एनी अदर पार्टीज। दैट मीन्स किसी भी पर्सन को, यदि हां तो आपको ये रिपोर्टिंग करनी है क्लॉज ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। 6 इसके अंदर सब क्लॉजेज हैं जिसके अंदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स की बात की गई है। नंबर 1, पहले पॉइंट में इन्वेस्टमेंट्स का जिक्र नहीं है। पहला पॉइंट लोन की, गारंटी की, सिक्योरिटी की बात करेगा। दे रखा है तो जो दिया गया है अमाउंट, आप बताइए एग्रीगेट अमाउंट कितना दिया गया और बैलेंस शीट के ऊपर कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग था। फिर इसकी क्लासिफिकेशन की गई कि ये अमाउंट आपको बताना है इन अ रिलेशन टू सब्सिडियरीज, एसोसिएट्स, ज्वाइंट वेंचर्स एंड इन अ रिलेशन टू अदर पार्टीज। Whether during the year the company has provided loan or provided advances in the nature of loan, guarantee or provided security to any other entity। उन एंटिटीज के केस में नहीं जिनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही फाइनेंस का हो, उस केस में रिपोर्टिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि हां, अब यहां पर इस क्लॉज में इन्वेस्टमेंट नहीं है, देखिएगा जो पहला इसका पार्ट है इसके अंदर लोन और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन, गारंटी एंड सिक्योरिटी, इन वर्ड्स को कवर अप किया गया है। इन्वेस्टमेंट इसके अंदर नहीं है। तो यदि लोन, गारंटी या सिक्योरिटी दिया गया है, देन 2 मेन चीजें, कितना एग्रीगेट अमाउंट है जो लोन की फॉर्म में, गारंटी की फॉर्म में, सिक्योरिटी की फॉर्म में अवेलेबल कराया गया है, और उसमें से कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है एट द बैलेंस शीट डेट विद रिस्पेक्ट टू सच लोन और एडवांस और गारंटी और सिक्योरिटी, टू होम, ये इंपॉर्टेंट बात आ गई, सब्सिडियरी, ज्वाइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स, सब्सिडियरी, ज्वाइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स। और यही सेम चीज रिपीट कर दीजिए टू अदर पर्संस। द एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर and the balance outstanding at the balance sheet date with respect to such loans, advances, guarantee or security to parties other than subsidiary, joint venture and associates। तो जो पहली रिपोर्टिंग है, अब देखो इसमें लॉ की कहीं पर कोई डिस्कशन नहीं है। इस पहले पॉइंट के अंदर जो कवरेज की गई है वो कवरेज अमाउंट को लेकर की गई है इन रिलेशन टू लोन, एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन, गारंटी और सिक्योरिटी। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट सारी चीजों को कवर अप कर जाएगा, इन्वेस्टमेंट को भी, गारंटी को भी, सिक्योरिटी को भी, लोन को भी, और बात करेगा कि जो इन्वेस्टमेंट की गई, गारंटी प्रोवाइड की गई, सिक्योरिटी अवेलेबल कराई गई या जिन शर्तों के ऊपर लोन दिया गया, क्या वो कंपनी के इंटरेस्ट के प्री जुडिशियल तो नहीं है। Whether the investment made, guarantee provided, security given and the term and conditions of the grant of all loan and advance in the nature of loan and guarantees, they are not prejudicial to the company interest। कंपनी के इंटरेस्ट के प्रीजुडिशियल नहीं होना चाहिए, और कंपनी के इंटरेस्ट के प्रीजुडिशियल है मींस कंपनी को उन इन्वेस्टमेंट्स में नुकसान होगा, कंपनी ने जो लोन दिया उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। तो यदि ऐसी कोई भी चीजें हैं दैट द टर्म्स ऑन विच द लोन इज बीइंग ग्रांटेड आर प्रीजुडिशियल, देन रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड। और यदि प्रीजुडिशियल नहीं है
तब भी रिपोर्टिंग करनी है, तब आप लिखेंगे द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन विच द लोन हैज बीन गारंटीड आर नॉट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। पॉइंट नंबर सी की बात करते हैं। अब पॉइंट नंबर सी ये बात करेगा सिर्फ और सिर्फ लोन एंड एडवांसेस की। इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन, क्या रीपेमेंट का शेड्यूल बताया गया है? रीपेमेंट किसकी? जो अमाउंट दिया गया था, दैट मींस प्रिंसिपल की, और इसके साथ साथ इंटरेस्ट की पेमेंट। जब प्रिंसिपल की बात आएगी तो आप वर्ड यूज करेंगे रीपेमेंट, इंटरेस्ट की बात आएगी तो वर्ड यूज होगा खाली पेमेंट। ऐसा क्यों? प्रिंसिपल वो पैसा आपने दिया था ना, रीपे हो रहा है। इंटरेस्ट दिया थोड़ी था आपने, वो तो आपने एडिशनल लेना है, इनकम है आपकी। तो क्या रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट की पेमेंट का शेड्यूल डिफाइंड है? बताया गया है कि आप मंथली रीपे करेंगे, क्वार्टरली पे करेंगे, हाफ ईयरली पे करेंगे, एनुअली पे करेंगे, एंड उसी के हिसाब से प्रिंसिपल की रीपेमेंट्स एंड इंटरेस्ट की रिसीट्स क्या रेगुलर है या नहीं है। एंड यदि ये अमाउंट ओवर ड्यू है तो उस केस में टोटल अमाउंट ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 days एंड whether the reasonable steps are being taken by the company to ensure the recovery of overdue amount and whether the reasonable steps have been taken by the company for the recovery of the principal and the interest। ये पॉइंट्स पहले भी थे, आपको ध्यान होंगे। ई पॉइंट, whether any loan or advance in the nature of loan that has been granted, जो करंट पीरियड में रीपेमेंट के लिए ड्यू हो चुका था, लेकिन उसको या तो आपने रिन्यू कर दिया, एक वर्ड, या आपने उसकी रीपेमेंट को एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंडेड। जिस पर्सन को आपने ये लोन दिया उसने अपनी इनेबिलिटी दिखाई कि मैं इसको रीपे नहीं कर पाऊंगा, बट आपने कहा हम इस लोन को क्लोज करेंगे और आपको एक नया लोन दे देंगे टू सेटल द अर्लियर वन। तो एक फ्रेश लोन सैंक्शन कर दिया गया फॉर सेटलमेंट ऑफ अर्लियर लोन। क्या ऐसा हुआ? और फ्रेश लोन ग्रांटेड टू सेटल द ओवर ड्यूज ऑफ एग्जिस्टिंग लोन गिवन टू द सेम पार्टीज। यदि हां तो लोन या तो रिन्यू हुआ या लोन एक्सटेंड हुआ या फ्रेश लोन हुआ, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच ड्यूज रिन्यूड और एक्सटेंडेड और सेटल्ड, ये बताना है आपको एक चीज, एग्रीगेट अमाउंट। एंड नंबर 2, परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट, जितना इन रिन्यूड, एक्सटेंडेड या सेटल्ड इन लोन्स का एग्रीगेट टू द टोटल लोन और एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन्स ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर, ये आपको और रिपोर्ट करना है। आ जाइए लास्ट क्लॉज पर। लास्ट क्लॉज कहता है क्या कंपनी ने कोई लोन और एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन दिया है, लेकिन उसकी शर्तें क्या हैं? उसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, रीपे होगा ऑन डिमांड, या रीपेमेंट की शर्तें ही नहीं बताई गई। यदि ऐसा है, इफ सो स्पेसिफाई द एग्रीगेट अमाउंट परसेंटेज देयर ऑफ टू द टोटल लोन ग्रांटेड, aggregate amount of loan granted to promoter and the related parties। means those loans जिनके लिए रीपेमेंट इधर ऑन डिमांड, जब कंपनी डिमांड करेगी तब पैसा आएगा, या फिर दोज लोन्स जहां पर रीपेमेंट का कोई टाइम पीरियड ही नहीं बताया गया। तो ऐसे केस में कितने लोन दिए गए, ऐसे टोटल लोन में उनकी परसेंटेज क्या है, ये लोन प्रमोटर्स को कितने दिए गए एंड रिलेटेड पार्टीज को कितने दिए गए। तो इसमें जो 6 क्लॉजेस आए, 6 सब क्लॉजेस आए, इनमें लॉ की कोई बात नहीं की गई, लेकिन जब आप सेक्शन 186 पढ़ते हैं तो उसी वाले कीवर्ड्स को, इन्वेस्टमेंट को, गारंटी को, सिक्योरिटी को, लोन और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन को कवर अप किया गया। तो अब जरा एक बार इसके जो हमने ये 6 पॉइंट पढ़े, इनको जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं कि इनकी 6 पॉइंट्स में क्या क्या बातें कवर अप की गई है। ए बी एक तरफ,
सी डी एक तरफ, ई एफ एक ग्रुप। ए में क्या ड्यूरिंग द पीरियड लोन, एडवांस, गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है? यदि हां, देन आपको दो पार्ट में इसको रिपोर्ट करना है। नंबर एक, एग्रीगेट अमाउंट एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन रिलेशन टू सब्सिडियरीज, एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर्स। यही चीज एग्रीगेट अमाउंट, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन रिलेशन टू पार्टीज अदर देन सब्सिडियरीज, एसोसिएट्स एंड ज्वाइंट वेंचर। बी पॉइंट में लोन, एडवांस, गारंटी, सिक्योरिटी as well as investments, they are not prejudicial to the interests of the company. ए और बी डिफरेंस आपको आइडेंटिफाई करना है। ए में लोन, एडवांस, गारंटी, सिक्योरिटी। बी में लोन, एडवांस, गारंटी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट। सी और डी लोन्स एंड एडवांसेस, क्या इनकी रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इसका शेड्यूल बताया गया है? और क्या उसी हिसाब से प्रिंसिपल की रीपेमेंट और इंटरेस्ट की रिसीट आ रही है या नहीं आ रही है? इन केस यदि कोई अमाउंट ओवर ड्यू है, रिकवरी नहीं हो रही, देन अमाउंट ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड मोर देन 90 days इज टू बी रिपोर्टेड एंड whether the reasonable steps are being taken for the recovery of overdue amount are being taken by the company or not. Thereafter, फिर बात क्लॉज नंबर ई एंड क्लॉज नंबर एफ की आ जाती है। तो अब जो आपके ये दो क्लॉज हैं, सी और डी वाले, ये दो क्लॉज इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इनके आगे इंपॉर्टेंट भी लिख रहा हूं, इनके ऊपर प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस बन सकती है। अब बात करते हैं क्लॉज नंबर ई एंड क्लॉज नंबर एफ की। क्लॉज नंबर ई के अंदर क्या किसी लोन और एडवांस विच आर फॉलन ड्यू ड्यूरिंग द ईयर, क्या उनको रिन्यूड किया गया है या उनको एक्सटेंड किया गया है या उनको सेटल्ड किया गया है बाय ग्रांटिंग फ्रेश लोन? In that case, aggregate amount and नंबर 2 पर आपको परसेंटेज बतानी है इस एग्रीगेट की ऑन द बेसिस ऑफ टोटल लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर। देन फिर आ जाता है क्लॉज नंबर एफ। क्लॉज नंबर एफ बात करता है ऐसे लोन्स या एडवांसेस की जहां पर रीपेमेंट ईदर ऑन डिमांड है या फिर और स्टिपुलेटेड बताई ही नहीं गई है। तो ऐसे कोई लोन दिए गए हैं, देन उनका एग्रीगेट अमाउंट प्लस परसेंटेज प्लस loans that are aggregate loans that are being made to promoters and related parties needs to be reported. तो अब ये जो हमारे 6 पॉइंट्स आ गए पैरा 3 क्लॉज 1 के, इन 6 पॉइंट्स के अंदर हमने रिपोर्टिंग को कवर अप किया इन रिलेशन टू लोन, एडवांसेस, गारंटी, सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इसके बी पार्ट के अंदर आता है। इन्वेस्टमेंट बी में आया, लोन्स एडवांसेस तो सभी में है, गारंटी सिक्योरिटी ए और बी में है, और क्या क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, कहां कहां पर कौन कौन से कीवर्ड्स को आपने कवर अप करना है, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली
एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन फ्रेम होता है इनमें से, तो आपको उसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपने आंसर को देना होगा। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ड्यूरिंग द ईयर अ लोन हैज बीन ग्रांटेड बाय द कंपनी टू इट्स सब्सिडियरी। कंपनी ने अपनी सब्सिडियरी को एक लोन दिया है एंड रीपेमेंट इज स्पेसिफाइड ऑन क्वार्टरली बेसिस एंड the repayment are not regular. How as a auditor you will make a report under the provisions of CARO 2020? अब उसमें लोन दिया गया है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट आ जाएगा। ये दोनों स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में मैंने कहा रीपेमेंट स्टिपुलेटेड है। तो ये पॉइंट कब आएगा? जब लोन की रीपेमेंट स्टिपुलेटेड नहीं होगी। या तो ये क्लॉज आ गया या ये क्लॉज आ गया। यदि क्लॉज सी आ गया दैट मींस रीपेमेंट स्टिपुलेटेड है, तो क्लॉज एफ नहीं आएगा। और रीपेमेंट ऑन डिमांड है, देन रीपेमेंट डिमांड के ऊपर है, तो आपकी रिपोर्टिंग क्लॉज नंबर एफ के अंदर चली जाएगी। तो अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चंस फ्रेम हो उसकी अकॉर्डिंगली आपको अपने आंसर को देना होगा। इसके ऊपर यदि हम स्टडी मटेरियल की बात कर लेते हैं, पहले तो स्टडी मटेरियल में कोई गाइडेंस नोट के पॉइंट नहीं है, ना ही कोई और क्वेश्चन है, ना ही कोई और फर्दर एक्सप्लेनेशन है इस पर्टिकुलर क्लॉज पर। यह रहा क्लॉज नंबर 3 का, पैरा 3 का क्लॉज नंबर 3। वही रिपोर्टिंग है 6 पार्ट में, ए बी सी डी ई एंड एफ। आगे कोई और फर्दर डिटेल नहीं है स्टडी मटेरियल में, ना ही कोई एग्जाम्पल में इसकी कवरेज है, ना ही इसके रिलेशन में कोई और जो लास्ट में क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर। अपने नोट्स की हम बात कर लेते हैं। क्या हमारे नोट्स में इसका एक क्वेश्चन है? जी हां, एक क्वेश्चन है। इन द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ वाई लिमिटेड एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी यू ऑब्जर्व द फॉलोइंग। कंपनी ने एक लोन दिया है टू अ फर्म जिसमें एक डायरेक्टर इंटरेस्टेड है एट अ रेट विच इज लोअर देन द प्रिवेलिंग मार्केट रेट एंड देयर वाज नो एग्रीमेंट ऑन द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट। रीपेमेंट के ऊपर कोई बात नहीं की गई है। तो क्या ये लोन जिन शर्तों पर दिया गया, जिन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर ये लोन दिया गया है, क्या ये कंपनीज के इंटरेस्ट के प्री जुडिशियल है? जी हां। क्यों? मार्केट रेट से कम रेट के ऊपर लोन दिया गया है, मार्केट रेट से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इस लोन को ग्रांट किया गया है। दैट मींस टर्म्स आर प्री जुडिशियल। दैट मींस यहां पर आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। जैसे इन द प्रेजेंट केस कंपनी हैज ग्रांटेड अ लोन टू अ फर्म इन विच अ डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशंस प्री जुडिशियल है। तो अकॉर्डिंगली ऑडिटर की रिपोर्टिंग क्या आएगी? अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस एंड बेस्ड ऑन द ऑडिट प्रोसीजर्स कंडक्टेड बाय अस, we are of the opinion that the term and conditions of the loan granted by the company to a firm in which the director of the company is interested, टोटल लोन इतना है, बैलेंस आउटस्टैंडिंग इतना है बैलेंस शीट डेट के ऊपर, जो सबसे पहले सब क्लॉज में रिक्वायर्ड होता था, पैरा 3 क्लॉज 3 के सब क्लॉज ए में। दे आर प्री जुडिशियल टू द कंपनी इंटरेस्ट due to the fact that loans are granted at an interest rate of so much which is significantly lower than the cost of funds of the company and also lower than the prevailing yield of government securities। इसके साथ दूसरी बात भी कही गई है इसमें, there was no agreement on terms of repayment। तो जो लास्ट पॉइंट है क्लॉज एफ, उसमें रिपोर्टिंग आ जाएगी। पैरा 3 क्लॉज 3 सब क्लॉज एफ requires the auditor to report whether the company has granted any loan or advance in the nature of loan either repayable on demand on without specifying any period or term of repayment। यदि हां
एग्रीगेट अमाउंट, परसेंटेज, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड टू प्रमोटर, लोन ग्रांटेड टू रिलेटेड पार्टीज, उसको स्पेसिफाई करना है। तो ये एक क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में तो नहीं है, बट हमने अपनी बुक में कवर किया हुआ है। पास्ट एग्जाम्स में कभी आया था। एग्जाम्स के कब आए हैं वो मैंने नहीं लिखे, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन कारो 2016 पर बेस्ड थे। फिर यदि मैं लिखता, आप कंपेयर करते, आंसर आपको डिफर मिलता, फिर बच्चे कहते सर आंसर मैच नहीं कर रहा सजेस्टेड आंसर से। आंसर मैच करेगा कैसे, प्रोविजन चेंज हो गए सारे। तो इसलिए मैंने अटेम्प्ट यहां पर इस चैप्टर के अंदर से सारे हटा लिए कि किस अटेम्प्ट में कौन से क्वेश्चन आए थे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लॉज के ऊपर। नेक्स्ट क्लॉज है हमारा पैरा 3 का क्लॉज नंबर 4। पैरा 3 का क्लॉज नंबर 4 ये बात करता है कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 185 एंड 186। यहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है, जो होमवर्क मैंने आपको दिया था लास्ट क्लास में, कि आपको कंपनी लॉ के सेक्शन 185 एंड 186 को पढ़कर आना है। उसके पीछे क्या कारण है अभी समझ में आ जाएगा। ऑर्डर के अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी गई है। अच्छा, अभी तो इसके क्वेश्चन और भी थे, 2 क्वेश्चन और हैं, ये भी एक बार डिस्कस कर लें पहले। एच लिमिटेड ने एक अनसिक्योर्ड लोन दिया है 1 करोड़ रुपीस का एट 15% पर एनम टू 2 ऑफ इट्स सब्सिडियरीज। बिफोर द ईयर एंड बोथ द कंपनीज रीपेड द लोन। मैनेजमेंट इज ऑफ द ओपिनियन कि कोई बैलेंस आउटस्टैंडिंग नहीं है। These loans are not required to be reported in कारो 2020. No. आपको 2 चीजें रिपोर्ट करनी होती हैं, एक एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन्स दैट आर ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर एंड बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड। तो लोन तो दिया गया ना, बैलेंस आउटस्टैंडिंग नील है तो लिख दीजिए कि एग्रीगेट लोन इतना दिया गया था, बैलेंस आउटस्टैंडिंग नील। ऐसा नहीं है कि आपको इसको रिपोर्ट नहीं करना, रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड, रिपोर्टिंग तो आपको करनी पड़ेगी। इसका ड्राफ्ट दिया गया है, ड्राफ्ट ही मांगा गया है, कमेंट भी मांगे गए हैं। क्वेश्चन बैंक से ही आपको दिखाता हूं इसको। पैरा 3 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए, एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंड बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द बैलेंस शीट डेट आपको बताना है। टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट प्रीजुडिशियल, ये बताना है। गाइडेंस नोट इसके ऊपर क्या कहता है कि ऐसा हो सकता है कि एक पार्टी ने लोन लिया है और उसने रीपे भी कर दिया। देयरफॉर ऑडिटर शुड कंसीडर क्या लोन एंड एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन ट्रांजैक्शंस आर स्केयर्ड अप, मीन सेटल हो गई ड्यूरिंग द ईयर एंड होने से पहले रीपे हो गई, और यदि हो गई कोई बात नहीं, आप रिपोर्टिंग कर दीजिए। Company granted loan of 1 crore at this rate to 2 of its subsidiaries. Maximum amount involved 1 करोड़ का था, ईयर एंड बैलेंस नील का है। एक और क्वेश्चन है इसके ऊपर। एबीसी लिमिटेड 20 करोड़ का लोन दे रही है अपनी एसोसिएट को एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड इट रिमेन आउटस्टैंडिंग। हाउ द ऑडिटर शुड रिपोर्ट द फैक्ट। सिंपल लोन दिया गया है, अब लोन के अंदर तो सारे पॉइंट आ जाते हैं, ए बी सी डी ई एफ, सारे पॉइंट को कवर अप कर दो। एग्रीगेट अमाउंट, टर्म्स एंड कंडीशंस, शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट, क्या अमाउंट ओवर ड्यू था, लोन एंड एडवांस क्या करंट ईयर में ड्यू हो गए और आपने उनको रिन्यू, एक्सटेंड या फ्रेश लोन देकर सेटल कर दिया, या फिर लोन जो दिए गए दैट आर ईदर रीपेएबल ऑन डिमांड और विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म और पीरियड ऑफ रीपेमेंट। तो इसके अंदर तो इस क्वेश्चन में सारे के सारे पॉइंट्स की रिपोर्टिंग आ जाएगी, जनरल क्वेश्चन बनाया गया था। बस ये 3 क्वेश्चन थे इसके ऊपर। तो तीनों क्वेश्चन हमने पैरा 3 क्लॉज 3 के भी कवर अप कर लिए। नाउ अब बात कर रहा हूं मैं आपके साथ कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 185 एंड 186। ऑर्डर में सिर्फ एक ये लाइन लिखी हो गई है, इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटी एंड सिक्योरिटी
whether the provisions of section 185 and 186 of the Companies Act 2013 have been complied with, और यदि नहीं देन आप उसकी डिटेल दीजिए। नाउ अब यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, कंप्लायंस को चेक करने के लिए हमारा प्रोसीजर क्या होगा? What are the procedures to be performed to ensure the compliance of provisions of section 185 and section 186? और उसके बाद कोई नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई होती है तो उसमें रिपोर्टिंग कैसे करनी होगी? दो चीजें हैं जिसके बारे में ऑर्डर साइलेंट है। अब ऑर्डर साइलेंट है तो इसकी डिटेल हमें कहां से पता चलेगी? इसकी डिटेल हमें पता चलेगी गाइडेंस नोट से। बट क्या स्टडी मटेरियल ने इन चीजों को कवर किया? स्टडी मटेरियल ने सिर्फ ये एक लाइन दी है, इसके आगे कोई डिटेल नहीं दी, कोई गाइडेंस नोट का जिक्र नहीं किया, कोई क्वेश्चन नहीं बताया, कोई प्रोसीजर नहीं दिया, कोई रिपोर्टिंग नहीं दी। तो एक बात तो वो है कि यदि आप पूरी तरह से स्टडी मटेरियल डिपेंडेंट काम करना चाहते हैं तो बस इस लाइन को क्रैम कर लीजिए और बात खत्म हो गई। लेकिन यदि आप इसकी थोड़ी और फर्दर डिटेल में जाना चाहते हैं देन फिर आपको गाइडेंस नोट को कवर अप करना पड़ेगा। अब गाइडेंस नोट के अंदर यदि मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं तो इसमें प्रोसीजर भी आ जाएगा और इसकी रिपोर्टिंग भी आ जाएगी। 185 की कंप्लायंस को चेक करने का प्रोसीजर, 185 की नॉन कंप्लायंस की रिपोर्टिंग, 186 के कंप्लायंस को चेक करने का प्रोसीजर एंड 186 के नॉन कंप्लायंस की रिपोर्टिंग। अब 185, 186 आपको आता है, उसके बेसिक प्रोविजंस आपको पता है, तो आप उसके प्रोसीजरल एस्पेक्ट को समझ पाएंगे और उसकी रिपोर्टिंग को समझ पाएंगे। लेकिन यदि 185 एंड 186 आपने लॉ में नहीं पढ़ा देन फिर जो इसका प्रोसीजरल मैटर है वो शायद से समझ में नहीं आएगा। अब क्योंकि स्टडी मटेरियल ने तो कुछ भी कवर नहीं कर रखा, लेकिन मैं प्रोसीजर का पार्ट और रिपोर्टिंग का पार्ट ये आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। बट फिर एक चीज जिसका बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है जिसकी कि आपको 185 एंड 186 की नॉलेज होना जरूरी है। मैं प्रिज्यूम करके चल रहा हूं 185, 186 आपने पढ़ लिया है और आपको उसके प्रोविजंस के बारे में पता है एंड हेंस अब आप अपने इन प्रोसीजरल पार्ट को समझ पाएंगे। मैं 185, 186 की डिटेल में नहीं जाऊंगा। रीजन, स्टडी मटेरियल उसकी बात भी नहीं करता, स्टडी मटेरियल तो प्रोसीजर और रिपोर्टिंग की बात भी नहीं कर रहा। बट मुझे लगता है प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, रिपोर्टिंग आपको पता होनी चाहिए। बेशक स्टडी मटेरियल ने नहीं दिया, एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। सबसे पहले हम प्रोसीजरल बात करते हैं। 185 जो लोन्स टू डायरेक्टर्स का सेक्शन है, इसके लिए आपको डायरेक्टर्स की डिटेल लेनी है। सबसे पहले तो ऑब्टेन फ्रॉम द मैनेजमेंट डिटेल्स ऑफ द डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन इन whom the director is interested. For this purpose, the form number MBP1 and details from the register that is being maintained under section 189 may be verified. He may check the details of the person covered under this clause from form number MBP1 and from the register maintained under section 189 of the Act. पहला पार्ट। नंबर 2, ऑब्टेन मैनेजमेंट से ही लेगा एंड चेक द डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस दैट आर बीइंग कैरिड आउट विद सच पर्सन इंक्लूडिंग द गारंटी गिवन एंड सिक्योरिटी प्रोवाइडेड। थर्ड वन, एग्जामिन द डिटेल्स टू फाइंड आउट whether the transactions are being attracted by the provisions of section 185 and in case transactions are covered under the exceptions that is being provided under the provisions of section 185। जैसे 185 सिंपली कहता है आप डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकते, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसमें डायरेक्टर का इंटरेस्ट है उसको लोन नहीं दे सकते।
लेकिन जब आप 185 में फर्दर जाते हैं तो कहते हैं 185(1) में जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिसमें एक सिंपल सी एक्सेप्शन है, आप डायरेक्टर को लोन दे रहे हैं अंडर द टर्म्स जो आपने पूरी कंपनी में बाकी सब एम्प्लॉइज के लिए बना रखी है उन्हीं पर दे रहे हैं, या कंपनी का काम ही ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ही फाइनेंस करना है। तो इस तरह की बड़ी सारी एक्सेप्शन है जो 185 में दे रखी है। तो यदि ये ट्रांजैक्शन जो की गई है वो 185 की एक्सेप्शन में कवर होती है, देन उसके नेसेसरी एविडेंस आप कलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहली चीज, कौन से डायरेक्टर्स हैं एंड अदर पर्सन जिसमें डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, इसकी डिटेल चेक करनी है। इसकी डिटेल के लिए आप फॉर्म MBP1 या रजिस्टर विच इज बीइंग मेंटेन अंडर सेक्शन 189 उसको वेरीफाई कर सकते हैं। एक बात। नंबर 2, the transactions that are being carried out during the year with these persons. Number 3, whether the transactions are attracted by the provisions of section 185. Number 4, whether the transaction is covered under the exceptions mentioned in section 185. If yes, collect the evidences to support such transactions. उसके बाद फिर आ गया नॉन कंप्लायंस 185 का। नॉन कंप्लायंस 185 की नॉन कंप्लायंस में किसी डायरेक्टर को या एनी अदर पर्सन इन हुम द डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड कोई लोन दिया गया है, देन मैक्सिमम अमाउंट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर एंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बैलेंस शीट डेट in relation to director and in relation to person in whom the directors are interested, वो आपको स्पेसिफाई करना है। ये रिपोर्टिंग गाइडेंस नोट के अंदर बताई गई है, ऑर्डर में नहीं लिखी गई। गाइडेंस नोट का कंटेंट स्टडी मटेरियल में कवर नहीं है, बट मेरी ओपिनियन में आप लोगों को करना चाहिए, तो इसलिए मैं इस प्रोसीजरल पार्ट को करा रहा हूं। प्रोसीजर हो गया 185 की कंप्लायंस को चेक करने का, एंड 185 की कोई नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई होती है तो आपको दो चीजों को रिपोर्ट करना है, लोन ग्रांटेड एंड बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड, और फिर इन रिलेशन टू टू पर्सन्स, वन इज डायरेक्टर एंड सेकंड पर्सन इन हुम द डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। अब आगे बढ़ते हैं। 186 की कंप्लायंस को चेक करने के लिए for the purpose of ensuring compliance of section 186, अब ऑडिटर का प्रोसीजर्स क्या होगा। 186 में चारों वर्ड आ जाते हैं, लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, और उसके अंदर बड़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर कंडीशन है, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग को लेकर कंडीशन है, स्पेशल रेजोल्यूशन को लेकर के रिक्वायरमेंट है, रजिस्टर मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है इन ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स के रेफरेंस में। तो वही सब चीजें एज ए ऑडिटर हमें चेक करनी है। नंबर 1, ऑब्टेन द डिटेल्स ऑफ लोन्स गिवन टू एनी पर्सन और अदर बॉडी कॉर्पोरेट, गारंटी गिवन, सिक्योरिटी प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद द लोन टू एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट और पर्सन, एंड सिक्योरिटीज एक्वायर्ड ऑफ एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट्स by way of subscription, purchase or otherwise that are made during the year, as well as the outstanding balance as at the beginning of the year। तो इस पॉइंट के अंदर इन्होंने क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको दी। इन्होंने कहा आप डिटेल ले लीजिए, किसकी, चारों चीजों की, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी, गारंटी, जो ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन की गई, as well as the transactions that exist at the beginning of the year, ईयर की बिगनिंग पर जो ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट करती थी। नंबर 2 जो रिक्वायरमेंट है, सीलिंग लिमिट बताई गई है सेक्शन 186 के अंदर, एक 60% की, एक 100% की। चेक वेदर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर इन रिलेशन टू दिस ट्रांजैक्शन, क्या कंपनी ने लिमिट क्रॉस की, 60% of paid up capital, free reserves and the security premium, या 100% of reserves and the security premium, whichever is more। यदि एक्सीड हुई, क्या प्रायर अप्रूवल थ्रू द स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन ऑब्टेन्ड और नॉट। अब ये सारी चीजें कहां लिखी गई हैं, 186 के अंदर लिखी गई हैं, तो 186 की कंडीशंस ये आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कंपनीज के थ्रू मैक्सिमम कितनी लेयर्स, 2 लेयर। Whether the company has made investment through more than 2 layers of investment company,
यदि हां तो ये नॉन कंप्लायंस है। 60% से ज्यादा है, 100% से ज्यादा है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, फिर नॉन कंप्लायंस है, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। 2 लेयर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट की गई, नॉन कंप्लायंस है, रिपोर्ट करना पड़ेगा। चेक whether the company has disclosed the full particulars of the loan guarantee security investment, कहां पर, in the financial statement including the purpose for which the same is proposed to be utilized by the recipient. Fifth point, check whether the company has passed the board resolution and obtained the prior approval. अब प्रायर अप्रूवल किसकी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। कब चाहिए, यदि कोई टर्म लोन सबसिस्ट करता हो। बिना प्रायर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर नहीं होना चाहिए देन प्रीवेलिंग यील्ड, किसका, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। कौन से टेन्योर की, जो क्लोजेस्ट टेन्योर है बेस्ड अपॉन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 135 10 2 नहीं है, 135 एंड 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। चेक, क्या कंपनी ने ड्यूरिंग द इट्स टेन्योर कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किए थे और उन डिपॉजिट्स की रीपेमेंट का डिफॉल्ट किया है। जब तक वो डिफॉल्ट परसिस्ट करता है तब तक आप ये ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। वेदर द कंपनी इज इन डिफॉल्ट in repayment of any deposit accepted or in payment of interest, then company is not allowed to give any loan guarantee security or acquisition till such default subsist. Check, क्या कंपनी ने MBP2 रजिस्टर मेंटेन किया है इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड। तो ये जितनी बातें यहां पर लिखी गई हैं, ये सारी की सारी चीजें दैट आर इन रिलेशन टू सेक्शन 186। यदि 186 आपने पढ़ रखा था तो आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, आपको पता है सीलिंग लिमिट के बारे में, आपको पता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की प्रायर अप्रूवल के बारे में, आपको पता है डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स के बारे में, आपको पता है स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट के बारे में। तो उन्हीं चीजों को हम अपने प्रोसीजरल पार्ट के अंदर यहां पर कवर अप करके चलते हैं। नाउ नॉन कंप्लायंस की अब रिपोर्टिंग की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट थ्रू मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज, कौन सी कंपनी में कितना अमाउंट, ईयर एंड का बैलेंस क्या है। लोन गारंटी सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट विच एक्सीड्स द लिमिट विदाउट प्रायर अप्रूवल बाय मींस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, किस कंपनी में कितना अमाउंट और ईयर एंड का बैलेंस क्या है। लोन गिवन एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज लोअर देन द प्रिस्क्राइब्ड, कौन सी कंपनी, कितना अमाउंट एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस और एनी अदर डिफॉल्ट। अब ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है 186 के नॉन कंप्लायंस की। अब एक तरीके से हम जो सेक्शन 185 186 की नॉन कंप्लायंस है, स्टडी मटेरियल के हिसाब से चले तो मैं सिंपल इसको 2 मिनट में खत्म करा सकता था ये कहकर कि एज ए ऑडिटर वी नीड टू रिपोर्ट दैट वेदर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 185 एंड 186 आर बीइंग कंप्लाइड विद और नॉट, एंड इन केस ऑफ एनी नॉन कंप्लायंस डिटेल्स इज टू बी गिवन। अब 185 186 के कंप्लायंस को चेक करने के लिए नंबर 1 आपका प्रोसीजर क्या है, एंड नंबर 2 if any non compliance is being identified then how that non compliance is to be reported in the audit report। तो ये चीजें मैंने आपको कराई है। अब लर्न करना है नहीं करना वो आपकी चॉइस है। स्टडी मटेरियल में ना तो प्रोसीजर कवर है, ना रिपोर्टिंग कवर है और ना ही कोई क्वेश्चन कवर है इसका। मैंने इसका यहां पर सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है। एज ए कंपनी ऑडिटर यू नोटिस एक इंटर कॉर्पोरेट लोन दिया गया है बाय द कंपनी। आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या होगी, एज रिगार्डिंग द मैटर्स कंसर्निंग टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटर कॉर्पोरेट लोन। तो टर्म ऑफ इंटरेस्ट के अंदर ये वाला पॉइंट आ जाएगा। प्रोसीजर पार्ट चेक करिए, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट is not lower than the prevailing yield of 1 year, 3 year, 5 year or 10 year government security as closest to the tenure of the loan। और यदि
ये चीज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रिवेलिंग यील्ड से कम है, इन दैट केस ये आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आ जाएगी पॉइंट नंबर 3 में। लोन गिवन एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर देन प्रिस्क्राइब, नेम ऑफ द कंपनी, अमाउंट इन्वॉल्व, बैलेंस एट द ईयर एंड एंड रिमार्क्स। सो दिस इज अबाउट द पैरा 3 क्लॉज नंबर 4। तो 2 क्लॉज हमने पढ़ लिए, कौन कौन से? पैरा 3 क्लॉज 3 एंड पैरा 3 क्लॉज नंबर 4। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लॉज, नेक्स्ट क्लॉज है हमारा पब्लिक डिपॉजिट्स के ऊपर। पैरा 3 क्लॉज नंबर 5, आसान सा क्लॉज है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर, जो पुराना क्लॉज था वही सेम क्लॉज रखा गया है। इसमें कहा गया क्या ड्यूरिंग द पीरियड कंपनी ने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं पब्लिक से, यदि हां देन क्या सेक्शन 73 टू 76 का कंप्लायंस हुआ, और इसके साथ साथ आरबीआई ने, गवर्नमेंट ने जो डिपॉजिट्स के रिलेशन में रूल्स फ्रेम किए हुए हैं क्या उन रूल्स का कंप्लायंस हुआ है। यदि किसी भी तरह की कोई कॉन्ट्रावेंशन है इट नीड्स टू बी रिपोर्टेड, एंड इन रिलेशन टू द डिपॉजिट्स इफ एनी ऑर्डर इज बीइंग पास्ड बाय any tribunal, court, RBI regulator, then whether the order has been complied with or not। ये 2 पॉइंट्स हैं, बिल्कुल सेम है जो कारो 2016 में आप लोग पढ़कर आए हुए हैं, इंटर में भी आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल सेम वही क्लॉज है। In respect of deposits that are accepted by the company, whether the directives issued by the RBI and provisions of section 73 to 76 or other relevant provisions of Companies Act, rules framed thereunder have been complied with, and if not, the nature of such contraventions be stated। So RBI की डायरेक्शंस, कंपनी लॉ के प्रोविजंस, कंपनी लॉ के अंदर बनाए गए रूल्स, क्या उनका कंप्लायंस हुआ है या नहीं, और ये कब चेक करना है? इफ एनी डिपॉजिट इज एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। नाउ इफ एन ऑर्डर हैज बीन पास्ड ईदर बाय द कंपनी लॉ बोर्ड और नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एनी कोर्ट और एनी अदर ट्राइब्यूनल, वेदर द सेम हैज बीन कंप्लाइड विद और नॉट। नाउ अब इसके रेफरेंस में फिर वही बात है, क्या स्टडी मटेरियल कोई डिटेल दे रहा है? स्टडी मटेरियल ने ना कोई डिटेल दी है, ना कोई क्वेश्चन कवर किया है, बट इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस जो गाइडेंस नोट की हैं वो मैंने यहां पर कवर अप की है, कि क्या एक एक डिपॉजिट के रेफरेंस में ऑडिटर इज इन ए पोजीशन टू चेक द कंप्लायंस, एक एक ट्रांजैक्शन के रेफरेंस में। सो इन सच अ केस, जब एक एक ट्रांजैक्शन के रेफरेंस में इस तरह से कंप्लायंसेस को चेक नहीं किया जा सकता है, देन क्या ऑडिटर सैंपलिंग प्रोसीजर अप्लाई कर सकता है? यस, गाइडेंस नोट सुजेस्ट करता है कि सैंपलिंग को आप यूज कर सकते हैं। इट मे बी डिफिकल्ट फॉर द ऑडिटर टू ascertain that deposits accepted by the company are within the limits on each day of the accounting year. Therefore, he will be considered justified यदि वो एक reasonable test checking कर रहा है to ensure that the deposits that are being accepted by the company during the year on any day does not exceed the limit that are being specified under the provisions of company law or in the rules framed under that law. तो reasonable test checking is allowed. Number 2, in case auditor is of the view that any contravention of section 73 to 76 or other relevant provision of the act or rules or the RBI directions has taken place, auditor should state in his report the provisions of that section or the relevant rule have not been complied with and report the nature of contravention। गाइडेंस नोट सुजेस्ट कर रहा है कि
जो रेलिवेंट प्रोविजन है कंपनी लॉ का, आरबीआई की डायरेक्शंस का या कंपनी लॉ के अंदर फ्रेम किए गए रूल्स का, देन उनको भी आपको अपनी रिपोर्ट में बताना चाहिए along with the nature of contraventions. This is about the public deposits. Next, cost records. Para 3 clause 6 cost records का है, whether maintenance of cost records specified by central government under section 148 subsection 1, और क्या यदि कोस्ट रिकॉर्ड्स की रिक्वायरमेंट बताई गई है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 148 सबसेक्शन 1, क्या ये कॉस्ट रिकॉर्ड, स्टेटमेंट, अकाउंट्स, दे आर बीइंग मेड एंड मेंटेन्ड और नॉट। तो दो बातें हो गई इसमें। नंबर एक, क्या कोस्ट रिकॉर्ड्स की रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब की गई है जिस कंपनी की हम ऑडिट कर रहे हैं उसके रिलेशन में। आपको ध्यान हो तो जब हम सेक्शन 148 पढ़ते थे तो उसके साथ हम कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014 को भी कवर अप करते थे, और उसके रूल नंबर 3 में डिस्कशन है कि कौन सी कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने की रिक्वायरमेंट है, और उसमें सारी कंपनीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, एक रेगुलेटेड सेक्टर, दूसरी नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। और यदि जो टोटल रेवेन्यू है कंपनी का in a relation to immediate preceding financial year, either from sale of goods or from rendering of services, that means from all products or services, prescribed threshold से exceed करता है, then company is required to include the records relating to material, utilization of material, labor and other items of cost in their books of account. तो यहां पर अब जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रिपोर्टिंग आ गई कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट क्या वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस क्लाइंट की हम ऑडिट कर रहे हैं उस क्लाइंट के रेफरेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के थ्रू क्या कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने की रिक्वायरमेंट है, पहली बात। एंड इफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कॉस्ट रिकॉर्ड्स, तो क्या कंपनी ने ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए हैं और इनको मेंटेन किया है या नहीं किया। नाउ अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये कॉस्ट ऑडिट की बात हो रही है? नो, ये रिपोर्टिंग किसकी है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर की, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है? क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर डिटेल्ड वेरिफिकेशन करेगा कॉस्ट रिकॉर्ड्स की? नो, स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज नॉट सपोज टू कंडक्ट द डिटेल्ड वेरिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स। फॉर दिस पर्पस ही मे हैव एन ओवरव्यू ऑफ द रिकॉर्ड्स टू रिपोर्ट क्या ये रिकॉर्ड्स की रिक्वायरमेंट थी, और यदि थी तो क्या ये रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं और मेंटेन किए गए हैं। इसके रिलेशन में गाइडेंस नोट के क्या क्या पॉइंट है इसकी बात कर लेते हैं। इसके ऊपर स्टडी मटेरियल ने थोड़ा सा डिटेल दी है, मैं पहले आपको स्टडी मटेरियल की डिटेल दिखा दूं। स्टडी मटेरियल में इसके रिलेशन में आई थिंक या तो एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने या एक क्वेश्चन दिया है। एग्जाम्पल दिया है, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 24 स्टडी मटेरियल का। शुड द ऑडिटर एग्जामिन द कॉस्ट रिकॉर्ड्स इन डिटेल while रिपोर्टिंग अंडर कारो 2020? देन इसका आंसर है कारो डज नॉट रिक्वायर अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। जो ऑडिटर है वो एक जनरल रिव्यू कर सकता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स का टू इंश्योर दैट रिकॉर्ड्स एज प्रिस्क्राइब्ड आर मेड एंड मेंटेन्ड। मेड वर्ड ये कह रहे हैं अकाउंट्स के रिलेशन में है, मेंटेन्ड वर्ड कॉस्ट रिकॉर्ड्स के रिलेशन में। द वर्ड मेड अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंट and maintained in relation to cost records relating to material, labor and overhead. Now, ये डिटेल स्टडी मटेरियल ने दी है। Now, इसी चीज को थोड़ा सा और फर्दर एनहांसमेंट के साथ यहां पर बुक में कवर अप किया गया है। पहला पॉइंट तो यही है, द वर्ड मेड अप्लाई इन रिलेशन टू कॉस्ट अकाउंट्स, जो स्टडी मटेरियल ने वर्ड यूज किया था। The word maintained in a relation to cost records
रिलेटिंग टू मटेरियल लेबर ओवरहेड। तो यहां पर एक थोड़ा सा माइंड में कंफ्यूजन होता है कि जो रिकॉर्ड है वही अकाउंट्स ही तो है। तो जो मेड वर्ड है वो बेसिकली कॉस्ट स्टेटमेंट, जो कॉस्ट शीट बनती है उसके रेफरेंस में है। जैसे हम एक तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट, लेजर, सब्सिडियरी बुक, और उसके बाद एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। तो यहां पर मेंटेन्ड वर्ड जो यूज किया गया है वो रिकॉर्ड, सब्सिडियरी रिकॉर्ड्स जो है, और जो मेड वर्ड यूज किया गया है वो है स्टेटमेंट्स के रेफरेंस में, जिसको कॉस्ट अकाउंट भी यूज किया गया है। ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट अंडर दिस क्लॉज इररिस्पेक्टिव कॉस्ट ऑडिट सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर की या नहीं की। इसके रिलेशन में एक बात आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो आपने कर रखी है पहले। दो रूल हैं कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स के। रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। रूल नंबर 3 कॉस्ट रिकॉर्ड्स की बात करता है, रूल नंबर 4 कॉस्ट ऑडिट की बात करता है। किन कंपनीज को रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं और किन कंपनीज को इन रिकॉर्ड्स की ऑडिट करानी है, दो चीजें हैं। हमारी जो रिपोर्टिंग है वो सिर्फ और सिर्फ इस रेफरेंस में है, रिकॉर्ड्स के रेफरेंस में, ऑडिट के रेफरेंस में नहीं है। तो कंपनी के कॉस्ट रिकॉर्ड्स की ऑडिट हो रही है या नहीं हो रही। अब यदि आप रिकॉर्ड की बात करो तो प्रीसीडिंग ईयर में 35 करोड़ की टर्नओवर देखी जाती है। ऑडिट की बात करो, रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर एग्रीगेट जो देखा जाता है वो 50 करोड़, इंडिविजुअल प्रोडक्ट सर्विसेज का 25 करोड़, अनरेगुलेटेड सेक्टर की ऑडिट के लिए 100 करोड़, 35 करोड़ की जो लिमिट्स हैं। तो जो लिमिट यहां पर मुझे देखनी है वो सिर्फ रूल 3 की देखनी है, रूल 4 की नहीं। कॉस्ट ऑडिट हो रही है या नहीं उससे मेरा मतलब नहीं है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गाइडेंस नोट में था, मैंने यहां कवर किया है, याद रखिएगा। द ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट अंडर द क्लॉज irrespective whether a cost audit has been ordered by central government. Auditor should obtain a written representation किससे? From the management that cost records are required to be maintained for any product or service under the provisions of section 148 of the Companies Act 2013 or under the requirement of rule number 3 of the Companies Cost Records and Audit Rules 2014, and the cost accounts and records are being made and maintained regularly. Account word मेड वर्ड अकाउंट्स के रेफरेंस में, रिकॉर्ड वर्ड्स मेंटेन्ड के रेफरेंस में यूज किया गया है। Auditor should obtain a list of books or records made and maintained in this regard. ये इसका मेन पॉइंट है जो स्टडी मटेरियल में भी कवर है। The order does not require a detailed examination of such records. The auditor should therefore conduct a general review of the cost records to ensure that the records as prescribed are made and maintained. He should, of course, make such reference to the record as is necessary for the purpose of audit. तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द रिकॉर्ड स्टैट्यूटरी ऑडिटर की ड्यूटी का पार्ट नहीं है। उसकी ड्यूटी में कॉस्ट रिकॉर्ड्स का जनरल रिव्यू आता है, और इसीलिए ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में इस पैरा को कैसे लिख सकता है। ड्राफ्टिंग, मुझे लगता है कि यदि पेपर सेटर थोड़ा प्रोफेशनल लेवल से पेपर को सेट करेगा तो वो ड्राफ्टिंग आपसे जरूर पूछेगा। तो मैंने इसको ड्राफ्ट को क्या ड्राफ्ट आना चाहिए वो भी यहां पर डाला है। दो स्टडी मटेरियल में नहीं है, छोड़ना चाहो तो आपकी मर्जी है। वी हैव ब्रॉडली रिव्यूड the books of account maintained by the company pursuant to the rule made by the central government for the maintenance of the cost record under section 148 of the act. We have broadly reviewed and are of the opinion that prima facie the prescribed accounts and records are made and maintained. Accounts के corresponding made word, records के corresponding maintained word. ये इसका क्वेश्चन है एक।
CARO 2020 requires the auditor to report whether maintenance of cost records specified by central government and whether the accounts and records are made and maintained. You are required to briefly explain the audit procedures to be performed by the auditor and suggest the reporting pattern. ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, पास्ट में आया हुआ है. अब यदि आप सिर्फ इतना सा पढ़ो, प्रोसीजर कैसे लिखोगे? सिर्फ इसको पढ़कर प्रोसीजर को नहीं लिखा जा सकता है. प्रोसीजर भी पूछा गया, रिपोर्टिंग भी पूछी गई, तो इसके अंदर मेड का मतलब क्या है, मेंटेन्ड का मतलब क्या है, रिकॉर्ड का मतलब क्या है, अकाउंट का मतलब क्या है, ओवरव्यू लेना है या डिटेल्ड एग्जामिनेशन करनी है, ड्राफ्टिंग कैसे होगी, ये सारी चीजें आपको पता है, तभी आप अपने आंसर को प्रॉपरली फ्रेम कर सकते हैं. अदरवाइज आंसर्स प्रॉपरली फ्रेम नहीं हो सकता. ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 क्लॉज, पैरा 3.3, पैरा 3.4, पैरा नंबर 3.5 पब्लिक डिपॉजिट्स का लिया, जिसमें हमने क्या चेक किया, कंप्लायंसेस किसका, ऑफ आरबीआई डायरेक्टिव्स, Section 73 to 76 and other related provisions of Companies Act 2013, rules made there under. और यदि किसी तरह की नॉन कंप्लायंस है उसकी रिपोर्टिंग, और इसके साथ साथ यदि कोई ऑर्डर कंपनी लॉ बोर्ड या नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, आरबीआई, कोर्ट और एनी अदर ट्राइब्यूनल ने पास किया तो वो ऑर्डर कंप्लाई हुआ या नहीं हुआ. पैरा 3 क्लॉज 6 कॉस्ट रिकॉर्ड्स, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 148 कंपनीज के लिए प्रिस्क्राइब किया है दैट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कॉस्ट रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स, वेदर द अकाउंट्स आर बीइंग मेड, वेदर द रिकॉर्ड्स आर बीइंग मेंटेन. तो उस रेफरेंस में हमें पैरा 3 क्लॉज 6 के अंदर रिपोर्टिंग करनी है. सो 4 क्लॉजेस हमने इस सेशन में कवर अप किए हैं. तो इस सेशन को मैं यहीं पर ओवर कर रहा हूं और नेक्स्ट सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज के साथ शुरुआत करेंगे. स्टैट्यूटरी ड्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, और जैसे हर बार कहता हूं इस बार फिर कह रहा हूं, रिवाइज जरूर करिएगा, रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिएगा. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर.